धरती के ऊपर की परत में कई तरह के खनिज प्रेजेंट हैं, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं या खनिज कहते हैं। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं उनसे बने हुए हैं, और लगभग 3000 से कुछ ज़्यादा तक अलग अलग तरह के मिनरल्स के बारे में हमें जानकारी है। इनमें से 102 मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट हैं, और इन 102 में से कुछ मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, जबकि लगभग 16 मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है और जिनकी कमी से होने वाले डिफरेंट डिजीजेस के बारे में हम जानते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी में करते क्या हैं या इनका रोल क्या है, और कितने तरह के खनिज हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। और क्या कोई ऐसा मिनरल भी है जो हमारे बॉडी में विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है? वो कौन सा मिनरल है जो हमारी बॉडी में विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? बहुत कॉमन मिनरल है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप बड़ी कॉमनली आप जानते होंगे टेबल सॉल्ट के रूप में। तो अगर हम बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो क्या लगातार ज़्यादा नमक खाने से हमारी बॉडी में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं? तो कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है जो ज़्यादा नमक से हो सकती है? बहुत बार डॉक्टर्स बोलते हैं सॉल्ट कम खाइए, नमक कम खाइए। तो ये जानने की हमें ज़रूरत है कि अगर हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और अगर हम कम मिनरल्स खाते हैं तो क्या उसकी वजह से हमें कुछ समस्याएं भी हो जाती हैं। जैसे बड़ी कॉमन समस्या है हमारी, कई बार उंगलियों में झंझनाहट होती है या टिंगलिंग की सेंसेशन होती है। क्या ये किसी मिनरल की डेफिशिएंसी के साथ लिंक्ड है? तो ऐसी बहुत सी रोचक जानकारी के साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिनरल्स का हमारे बॉडी में क्या रोल है और कौन से डाइटरी कंपोनेंट्स हैं जो हमारी मिनरल्स होते हुए और हमारी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। डाइटरी कंपोनेंट मतलब जो हम डाइट से अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, भोजन के रूप में हम अपनी बॉडी में लेते हैं। तो भोजन में कई सारे पोषक तत्व होते हैं। तो आज हम जानकारी लेंगे खनिज के बारे में या मिनरल्स के बारे में, उनके हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं और स्पेसिफिकली हमारे मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी दिमाग के कार्य में कौन से खनिज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम ये 16 एसेंशियल मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। एसेंशियल मिनरल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होंगे तो हमें कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। ये 16 या 16 एसेंशियल मिनरल्स हैं: कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयोडीन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम एंड फ्लोराइड। तो ये 16 ऐसे मिनरल्स हैं जिनको हमारी डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। इन मिनरल्स का अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग डाइटरी इनटेक है। कुछ मिनरल्स हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और कुछ बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने के लिए और हमारे दांतों को बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जानते हैं हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है और हमारे दांतों में भी कैल्शियम होता है। इसके साथ साथ ये हमारे हेल्दी ब्लड वेसल्स के लिए और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ये कॉलन कैंसर को प्रिवेंट करने में भी हेल्पफुल है, यानी अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की बहुत कमी है तो उससे कॉलन कैंसर भी हो सकता है। कैल्शियम जो है ये नंबर 1 एसेंशियल मिनरल है फॉर ब्रेन फंक्शनिंग।
क्योंकि ये नर्व सेल मैसेंजर का रोल प्ले करता है, यानी नर्व सेल में मैसेजेस को एक से दूसरी जगह पे ले जाने में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये न्यूरो ट्रांसमिशन को और नर्व एक्साइटेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है, यानी स्टिमुलस को ग्रहण करने में, रिस्पॉन्स को ट्रांसमिट करने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। और कितनी एफिशिएंसी से हमारी नर्व्स एक्साइट होती हैं उसमें भी कैल्शियम का इम्पॉर्टेंट रोल है। अब ये जो कैल्शियम है हमारी बॉडी में, ये डाइटरी प्रोडक्ट्स के द्वारा हम अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, जैसे फिश है, नट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये कैल्शियम के रिच सोर्सेज हैं। एक अडल्ट को लगभग प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जो कि अगर हम अंदाजे के तौर पे लेना चाहें तो एक गिलास स्किम मिल्क में या एक जो चीज़ की स्लाइस है, शेडर चीज़ की स्लाइस है, उसमें लगभग इतना कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो यानी अगर आप एक गिलास दूध रोज पीते हैं तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट की जो कैल्शियम है वो आपको मिलेगी। ऑफ कोर्स सभी मिनरल, सभी डाइटरी जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट आपके एज के ऊपर, आपकी फिजिकल स्टेट के ऊपर, आपको कोई डिजीज़ है या नहीं है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन अंदाजे के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि लगभग 1000 मिलीग्राम हमें पर डे फॉर एडल्ट ज़रूरत होती है। ग्रोइंग चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट मदर्स को इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ओल्ड एज में भी आप जानते हैं कि हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं। अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में कैल्शियम की तो आम तौर पे इसके कोई सिम्टम हमको नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ सिम्टम जैसे नम्बनेस एंड टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स, यानी उंगलियों में आपको सुन्न हो जाने की या झंझनाहट होने की जो सिचुएशन है अगर आप फील करते हैं तो हो सकता है आप में कैल्शियम की कमी हो। सिमिलरली मसल क्रैम्प्स, यानी आपको मसल्स में जो पेन होता है या फटीग है या वैसे ही आपको भूख कम लगती है, और एबनॉर्मल हार्ट रिदम, यानी धड़कन का बहुत बढ़ जाना या घट जाना, इस तरह के सिम्टम्स भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ लिंक्ड हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप, अगर आपको ऐसी सिचुएशन है तो आप अपने आप को चेकअप ज़रूर कराएं, डॉक्टर की सलाह लें। और सिमिलरली अब हम दूसरे मिनरल की बात करते हैं, जैसे फॉस्फोरस। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। फॉस्फोरस जो है ये फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड यानी मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए जो फॉस्फोलिपिड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट, तो उसमें फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरस इज प्रेजेंट। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जिससे न्यूक्लिक एसिड बनता है, यानी डीएनए और आरएनए। उसमें भी जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि उसमें भी फॉस्फोरस का बैकबोन रहता है। तो ये जो फॉस्फोरस है ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि हमारे डीएनए और आरएनए बनाने के लिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम एटीपीज के बारे में जानते हैं जो कि एनर्जी सोर्सेज हैं, इनको बनाने में भी फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड। रोज़ाना लगभग 700 मिलीग्राम फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है फॉर एडल्ट। फिर वही बात कि इट डिपेंड्स अपॉन योर फिजिकल स्टेट एंड योर एज, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अब ये जो फॉस्फोरस है ये हमको मिलता कहाँ से है? प्रोटीन रिच फूड सच एज योगर्ट, मिल्क, फिश, बीफ, चिकन एंड लेंटिल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, यानी दही में, दूध में, फिश में, बीफ में, चिकन में और दालों में, ये सभी जो हैं ये फॉस्फोरस के साथ साथ हम ये जानते हैं सब प्रोटीन के भी रिच सोर्सेज हैं। तो लगभग सभी प्रोटीन सोर्सेज जो हैं ये फॉस्फोरस के सोर्सेज भी हैं। और कुछ फॉस्फोरस प्रिजर्वेटिव्स भी हम यूज़ करते हैं अपने पैक्ड फूड के लिए, या अपने खाने को ज़्यादा देर तक संभालने के लिए भी ऐसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो ये जो फॉस्फोरस है ये हमारे फूड से बड़ी जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है
तो ऐसे फास्ट फूड या रेडी टू ईट फूड है या कुछ कैंड फूड है यानी डिब्बा बंद खाना है या बॉटल ड्रिंक है, इनमें भी फास्फोरस काफ़ी प्रेजेंट होता है और ये रेडिली एब्जॉर्बेबल मटेरियल है। फास्फोरस का फंक्शन क्या है? फास्फोरस हमारी हड्डियों को बनाने में, दांतों को बनाने में फास्फोरस का इम्पॉर्टेंट रोल है, ये हम सब जानते होंगे शायद। लेकिन इसके साथ साथ दांतों और हड्डियों को बनाने के साथ साथ ये हमारी किडनीज के फंक्शन में भी हेल्पफुल है। ये हमारे वेस्ट को फिल्टर आउट करने में और टिश्यूज़ को रिपेयर करके नए सेल्स बनाने में भी हेल्पफुल है। और ऐसी भी रिसर्च हमें मिली है कि जो फिश है, ये जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है फास्फोरस का, ये हमारी दिमाग की एकाग्र करने की जो क्षमता है यानी कंसंट्रेशन का जो पावर है उसको बढ़ाने में भी हमें हेल्प करती है। अब अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए यानी हमारे शरीर में अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? इसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है, जॉइंट पेन्स या फटीग यानी कि हमें शरीर के जो फिजिकल काम करने की क्षमताएं हैं वो घट सकती हैं। और इसके साथ साथ ये हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन की स्टेट भी पैदा कर सकता है। और अगर फास्फोरस कम है या फास्फेट्स हमारी बॉडी में कम है तो इससे इन्फेक्शन होने की जो रिस्क है वो भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि फास्फोरस हमारे दिल को तंदुरुस्त रखने में, हमारे जॉइंट की प्रॉपर फंक्शनिंग में, ब्रेन की फंक्शनिंग में और इन्फेक्शन से लड़ने में हमें हेल्प करता है। अगर हम बहुत सारा फॉस्फेट खाएं तो ये टॉक्सिक भी हो सकता है। हमें हर किसी डाइटरी न्यूट्रिएंट के बारे में हमें ध्यान रखना है कि कमी भी कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है और एक्सेस भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर हम ज़्यादा फॉस्फेट्स खाते हैं तो ये हमारी बॉडी की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, जिससे दूसरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर फॉस्फेट हमारे खाने में ज़्यादा है तो इससे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। यानी अगर फास्फोरस का अमाउंट ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक की डेफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है। और फास्फोरस हमारी बोन से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, पुल कर लेता है, निकाल लेता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स कमज़ोर हो सकती हैं। और ये जो कैल्शियम हमारी बोन से निकल के ब्लड में आ जाता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो सकता है, जिससे ब्लड वेसल्स क्लॉग हो सकती हैं। लंग्स, आईज और हार्ट के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। यानी फास्फोरस कमी भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत ज़्यादा फास्फोरस बिना डॉक्टर की सलाह के फास्फोरस के सप्लीमेंट्स लेना भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर एक ऐसा मिनरल है जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट इन आवर बॉडी है। ये लगभग हमारे बॉडी के वेट के 0.25% हमारी बॉडी में सल्फर प्रेजेंट है, यानी काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। ये कई सारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, हमारी इम्यूनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में, एंजाइम में और विटामिन्स में भी सल्फर प्रेजेंट हो सकता है। जो सल्फर है ये हमारी बॉडी को प्रॉपर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, टेंडन और लिगामेंट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। टेंडन और लिगामेंट्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं या बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उसमें भी क्योंकि सल्फर प्रेजेंट होता है इसलिए सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Another very important job of sulfur is that it helps insulin in performing its function. तो इंसुलिन आपको मालूम है, अगर इंसुलिन का फ्लक्चुएशन हो तो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी उसमें भी सल्फर का रोल है। सल्फर हेल्प्स रिमूव हैवी मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम फ्रॉम द ब्रेन, यानी ब्रेन को एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी ना हो उसके लिए भी सल्फर इज इम्पॉर्टेंट। तो ये ब्रेन सेल्स में से एल्यूमिनियम जैसे हैवी मेटल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब सल्फर का और ब्रेन के साथ क्या ताल्लुक है? सल्फर हेल्प्स द सेल्स टू यूटिलाइज ऑक्सीजन।
जिसकी वजह से अगर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो उससे ब्रेन जो है उसका हेल्थ अच्छा रहता है, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है और एज इट इज़ वो हेल्दी रहता है, जिससे ब्रेन फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं। और अगर हमारी बॉडी में सल्फर की कमी हो तो ये हमारी बॉडी को कई तरह के डिजीज़ भी दे सकता है, जैसे अल्जीमर और डेमेंशिया के ट्रीटमेंट में भी सल्फर का रोल है, क्योंकि ये हमारी ब्रेन में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ब्रेन ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है और इससे अल्जीमर और डेमेंशिया की डिजीज़ में भी सल्फर का सप्लीमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सल्फर की कमी हो जाए तो बॉडी में क्या होता है, कई तरह के सिम्टम सल्फर की कमी से रिलेटेड हैं। अगर सल्फर कम होगा तो क्योंकि सल्फर प्रोटीन्स में भी कंपोनेंट है, इसलिए हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस कम होगा। जॉइंट पेन हो सकता है, वुंड्स की हीलिंग यानी जख्मों को भरने में ज़्यादा समय लग सकता है और हमने देखा कि सल्फर का ब्रेन में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर सल्फर की डेफिशिएंसी होगी तो हमें मेमोरी लॉस या डिप्रेशन, कन्वर्शंस यानी कि फिट्स पड़ना, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट कैन ऑल्सो कॉज ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, chronic fatigue, inflammation, and it can prevent cells from obtaining sufficient oxygen through respiration। क्यों? क्योंकि सल्फर ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ऑक्सीजन अपटेक को इम्प्रूव करता है। तो अगर सल्फर कम होगा तो हमें ये समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर सल्फर हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अमाउंट में सल्फर हमारी बॉडी में जा रहा है, देन इट कैन क्रिएट टॉक्सिसिटी ऑल्सो। और टॉक्सिसिटी का सिम्टम माइग्रेन भी हो सकता है, यानी आधे सिर का दर्द, वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है। और अगर बहुत अमाउंट में सल्फर जा रहा है देन इट कैन कॉज ब्रेन सेल डेथ, यानी ब्रेन के सेल्स मर भी सकते हैं, जिससे ब्रेन आपका डैमेज हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, इनकोऑर्डिनेशन हो सकती है, या फिट्स या सीजर्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में सल्फर हमारी आँखों को और किडनीज को भी खराब कर सकता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि सल्फर या बाकी दूसरे डाइटरी सप्लीमेंट्स ये हमें डॉक्टर की सलाह से लेने चाहिए, अपनी मर्जी से हमें ये सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल की बात करते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम जो है ये हम सोडियम को सॉल्ट के रूप में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड बड़ा कॉमनली हम जानते हैं, जिसको टेबल सॉल्ट कहते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि सॉल्ट और सोडियम में क्या डिफरेंस है। जब हम सॉल्ट कहते हैं तो इसका मतलब है, इसको हम केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। तो वो एक क्रिस्टलाइन पदार्थ है जिसको आप खाने में आप सॉल्ट के रूप में लेते हो। और अगर हम सोडियम मिनरल की बात करें तो ये एक ऐसा मिनरल है जो सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं और कई सॉल्ट्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सोडियम, जिसका मेन सोर्स है सोडियम क्लोराइड, लेकिन उसके साथ कुछ और सॉल्ट्स और मिनरल्स भी हो सकते हैं जिसमें सोडियम प्रेजेंट हो। हमारी बॉडी को रोज़ाना काम करने के लिए सोडियम की कुछ मात्रा की ज़रूरत होती है। तो डेली जो हमें सोडियम चाहिए दैट इज़ अराउंड 2300 मिलीग्राम्स पर डे, जो लगभग 1 चम्मच के बराबर नमक के बराबर है। तो इतना नमक हमको रोज़ाना अपने खाने में अच्छे कामकाज के लिए ज़रूरत है। 70% जो डाइटरी सोडियम है ये हमारे खाने में से हमें मिलता है, जो कि पैकेज्ड फूड्स भी हो सकते हैं और प्रिपेयर्ड फूड्स भी हो सकते हैं, जो खाना आप बनाते हैं या कोई आप पैकेज फूड ले रहे हैं, और इनसे आपको काफ़ी मात्रा में खाना मिलता है। नॉट फ्रॉम द सॉल्ट एडिड टू फूड व्हेन कुकिंग। और मतलब ज़्यादा जो नमक हमें आमतौर पे पैकेज फूड या प्रिपेयर्ड फूड में से मिलता है बनस्बत उसके जो हम खाना पकाते हैं घर में, उसकी बजाय उनमें काफ़ी मात्रा में पैकेज फूड में ज़्यादा सॉल्ट रहता है। सोडियम जो है ये एक फूड इंग्रेडिएंट है और इसको मीट को क्योरिंग के लिए यानी ज़्यादा देर तक
बचाए रखने के लिए हम उसके ऊपर नमक लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्योरिंग एजेंट। उसमें यूज़ करते हैं, बेकिंग में यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को मॉइस्चर बनाए रखने के लिए भी उसमें नमक डाला जा सकता है, जैसे अचार वगैरह हो गए। फ्लेवर बढ़ाने के लिए और प्रिजर्वेटिव की तरह भी सोडियम को यूज़ करते हैं। एक और यूज़ है सोडियम का एज मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि आमतौर पे चाइनीज फ्लेवरिंग में यूज़ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं। सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम बेंजोएट दे ऑल्सो कंटेन सोडियम। तो जैसे मैंने पहले बात करी थी कि सोडियम का मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं, और भी कई तरह के सोडियम के मिनरल्स हैं जिनसे हमें सोडियम मिलता है। और कुछ तो ऐसे फूड भी हैं, जैसे कुछ ऐसे सीरियल्स हैं, कुछ ऐसे पेस्ट्रीज हैं जिनमें सोडियम प्रेजेंट होता है, चाहे आपको वो खाने में नमकीन नहीं लगते। यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो आपको खाने में मीठे लग रहे हैं, लेकिन उसमें भी सोडियम प्रेजेंट होता है। वो किस फॉर्म में होगा? वो प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में हो सकता है या बेकिंग सोडा के फॉर्म में हो सकता है। तो दैट ऑल्सो प्रोवाइड सोडियम टू योर बॉडी। सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी हमारी सेल्स में कितना पानी है और सेल्स के बाहर कितना पानी है, इस बैलेंस को मेंटेन करने में सोडियम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हमारी मसल्स और नर्व्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। और ऐसी डाइट जिनमें ज़्यादा सोडियम होता है वो आमतौर पे हमारी सेहत के लिए बुरी मानी जाती हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। यानी ये हमारी जो ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उसका सोडियम के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है। तो ये हो गई बात हमारी कि सोडियम हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब ये चेंजेस इन द बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी, ये जो लेवल ऑफ सोडियम है ये हमारे बॉडी के जो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। और इसकी दो सिचुएशंस बनती हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, जिससे जो सोडियम का कंसंट्रेशन है ब्लड में लो है, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोनेट्रीमिया। And in a deficit of water in a body can lead to higher concentration of sodium। अगर हमारे शरीर में पानी कम है तो सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड, ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ जाने को हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। यानी अगर हमारे शरीर में पानी कम है तो हाइपरनेट्रीमिया, क्योंकि सोडियम खून में बढ़ जाता है। और अगर हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा है देन इट कैन लीड टू हाइपोनेट्रीमिया। तो यहाँ से आप जानकारी थोड़ा ले सकते हैं कि हम आमतौर पर सुनते हैं कि पानी पीना चाहिए, लेकिन बहुत सारा पानी पीने से भी आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो उससे आपकी बॉडी में अगर बहुत सारा पानी हो जाता है तो उससे खून में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, तो हाइपोनेट्रीमिया भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये जो हाइपोनेट्रीमिया है उसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ब्लड में सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना है। अगर ब्लड में सोडियम का लेवल 135 मिली इक्विवेलेंट के पर लीटर है, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल लेवल। और अगर इससे भी कम हो जाता है सोडियम का लेवल, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोनेट्रीमिया। जब सोडियम का लेवल ब्लड में बहुत कम होता है देन एक्स्ट्रा वाटर गोज इनटू बॉडी कॉजिंग सेल्स टू स्वेल। तो जिसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में कम सोडियम है, ब्लड में कम सोडियम है, तो पानी हमारे शरीर में सेल्स में इकट्ठा हो जाता है, जिससे सेल जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं या फूल जाते हैं। और ये जो स्वेलिंग है अगर ब्रेन में हो जाए, तो ब्रेन हमने पढ़ा था, ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ब्रेन हमारे क्रेनियम में प्रेजेंट होता है और उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम स्वेल करने के लिए इतनी स्पेस नहीं होती है। तो अगर हमारे ब्रेन के सेल स्वेल हो जाएं देन इट कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, जैसे हेडेक, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, सीजर्स एंड इवन कोमा। तो बहुत ज़्यादा कम नमक अगर है आपकी बॉडी में, सोडियम बहुत कम है,
या आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी है जिसकी वजह से बॉडी के जो सेल्स हैं स्वेल कर गए हैं, तो उससे आपके ब्रेन को डैमेज हो सकता है। और हाइपोनेट्रीमिया अगर सीनियर्स हैं यानी बड़ी उम्र के लोग हैं, तो उनमें लो सोडियम लेवल इन द ब्लड मेडिकेशन की वजह से भी क्रिएट हो जाता है। जैसे कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे बहुत यूरिनेशन या पर्स्पिरेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि सोडियम इन के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू या पर्स्पिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है, सो दैट ऑल्सो लीड टू हाइपोनेट्रीमिया, और जिससे किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और क्योंकि ये ब्रेन के साथ भी लिंक्ड है, इसलिए मेमोरी लॉस भी हो सकता है। इसके कंपैरिजन में जो हाइपरनेट्रीमिया है, यानी अगर हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है यानी 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा अगर सोडियम है, देन इट कैन कॉज हाइपरनेट्रीमिया, जिसकी वजह से बॉडी में से वाटर लूज कर जाता है और जो टिश्यूज हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। और वाटर जो अगर हमारे ब्रेन में से लूज कर रहा है, तो ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि इससे ब्रेन के सेल परमानेंटली डैमेज हो सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपके बॉडी में नमक का लेवल ज़्यादा है, या आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से पानी कम है। डिहाइड्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, डायरिया भी एक कारण हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, या आपका डायूरेटिक ले रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा यूरिन आ रहा है, या आपको बहुत हाई फीवर है। ऐसी सिचुएशन में भी आपकी बॉडी में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, यानी खूब मात्रा में पानी लेते रहें। अब इसी के साथ बात करते हैं क्लोराइड की, जो कि सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, जिसको कॉमनली हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में लगभग 40% सोडियम है और 60% क्लोराइड है। क्लोराइड और क्लोरीन अलग अलग हैं। क्लोराइड यानी कि क्लोराइड रेडिकल। तो ये जो डाइटरी इंटेक है क्लोराइड का, दैट इज फॉर एडल्ट्स 9 मिलीग्राम ऑफ क्लोराइड पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ये रिकमेंडेड है, जो कि 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्योंकि हमने नमक के लिए हमने देखा था कि ये लगभग 1 टेबल स्पून नमक जो है ये हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, लेकिन क्लोराइड के लिए ये थोड़ा आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है सॉल्ट। क्लोराइड ये भी बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करने में हेल्पफुल है। ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे स्टमक में जो डाइजेशन होता है उसमें क्लोराइड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये जो क्लोराइड है ये आपको कई तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से भी मिलता है। जैसे सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट में से भी मिल गया आपको, उसमें भी क्लोराइड मिल गया। और टमाटोज, लेट्यूस, सेलरी, ऑलिव, सीवीड, राई, चीज़, फ्लेवर्ड oatmeal, breakfast cereal and other processed foods, they are also the common sources. Chloride, it help in generating the osmotic pressure of the body fluid. तो यानी ये हमारे सेल्स को प्रॉपर शेप में, प्रॉपर वॉल्यूम में बनाए रखने में हेल्प करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी क्लोराइड आयन है, तो उसको बनाने के लिए भी ये हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है और ये लीवर में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये हमने बात करी कुछ मेन मिनरल्स के बारे में, जिसके बारे में हमने जाना कि कैसे ये मिनरल्स हमारी बॉडी को और ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं।